बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिड टर्म के बाद जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से फिजिकल क्लासेस जो है वो सस्पेंड हो गई। तो जो रिमेनिंग के जो हमारे पास क्लासेस हैं उसको फिर जो हम अब ऑनलाइन सेशंस के थ्रू जो है वो कवर किया करेंगे। तो एक क्लास के अगेंस्ट में मैं आपको 40 मिनट्स की दो सेशंस जो है वो सेंड करूंगा गूगल क्लासरूम पे। और सीआर को जो है वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेगा। तो फिर मैं वहां पर गूगल क्लासरूम का कोड आपको सेंड कर दूंगा, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पे वो सेशंस जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। तो एक जो लेक्चर होगा उसके अगेंस्ट में आपके पास दो सेशंस होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। और इससे भी हमारे पास जो रिमेनिंग जो क्लासेस बाकी हैं वो 7 क्लासेस बाकी हैं। तो 14 सेशंस जो है वो हमारे पास अभी ऑनलाइन लेक्चर के होंगे। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास जो हमने मिड टर्म से पहले जो हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने एस्टिमेशन जो वो कंप्लीट कर ली थी। और अब जो हम नया चैप्टर जो है वो बुक में चैप्टर नंबर 13 है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको वर्ड की फाइल में डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर अब बताऊंगा कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपने कौन से करने हैं। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर को जो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो चैप्टर है हमारे पास बुक में वो है चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है। जैसे हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम वो साइंटिफिक मेथड्स स्टडी करते हैं जो कि यूज होते हैं पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए बेस्ड ऑन द सैंपल इंफॉर्मेशन। हम सैंपल की इंफॉर्मेशन से इन्फर करते हैं पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को। तो सैंपल की इंफॉर्मेशन को हमने कहा था कि वो एस्टिमेटर कहलाती है, यानी कि जो भी सैंपल की जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसको हम एस्टिमेटर्स कहते हैं। और एस्टिमेटर्स बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। तो पैरामीटर जो है वो स्टैटिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली हमारे कुछ क्लेम होते हैं, कुछ अजम्पशंस होती है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक के पॉपुलेशन का जो मीन है वो ये हो है, पॉपुलेशन का मीन जो वो 100 है। ये हम कहें कि एक्स और वाई के दरमियान जो वो रिलेशन है या रिलेशनशिप नहीं है। तो बेसिकली जो है वो जब भी हम कोई थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ अजम्पशंस पहले जब तक वो वेरीफाई नहीं होती वो रिलेशन, तो वो बेसिकली अजम्पशंस कहलाती। तो उस अजम्पशंस को हम बेसिकली हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स कहते हैं। और उस स्टेटमेंट्स को फिर हम स्टेटस सैंपल की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर फिर हम वेरीफाई करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर वो जो अजम्पशन है वो टेस्टिंग के बाद पता चले कि वो अजम्पशन ट्रू है, तो फिर वो जो स्टेटमेंट है वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है ना। तो ये तो मैंने थ्योरी के हिसाब से कहा कि अगर फर्स्ट को मैं कोई थ्योरी डेवलप करने जा रहा हूँ तो मैंने कोई एम्पेरिकली कोई चीज ऑब्जर्व की, मैंने देखा कि कंजम्पशन का और इनकम का जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो सेकंड फेज के ऊपर मैं इनकम का और कंजम्पशन का डेटा कलेक्ट करूंगा, उसके ऊपर कुछ सैंपल लूंगा और फिर मैं रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू वो रिलेशनशिप मालूम करूंगा कि क्या कोफिशिएंट की वैल्यू आई है, वो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। फिर उसके बाद मैं उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगा और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद जो भी पॉजिटिव रिलेशन जो आया है अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट अब बिकम थ्योरी बन गई। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है जिसमें हम सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपनी अजम्पशंस को
अच्छा, जो अजम्पशन होती है वो पॉपुलेशन के बारे में होती है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट को मेरी अजम्पशन है कि मैंने एक फर्म है वो डेली जो है वो 2 मिलियन बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी अजम्पशन है कि ऑन एवरेज जो है वो 10 बल्ब खराब होते हैं एक लॉट में। तो ये उसकी अजम्पशन है। अब उस अजम्पशन को जो है वो वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ द सैंपल डेटा, और उसके बाद फिर वो बताएगा कि जो उसकी अजम्पशन थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहलाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से जो हमारी अजम्पशन है उसको हम चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले जो चीज हमें यहाँ पे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स डेवलप करनी होती हैं, कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करने होते हैं, जो के दो टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा कहलाता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अच्छा, नल हाइपोथेसिस जो है वो वो स्टेटमेंट है जिसको आप चेक कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 100, इसको मैं जो है वो, ये मेरी अजम्पशन है, इसको मैं चेक करने जा रहा हूँ कि ये सही है गलत है। तो जो अजम्पशन जिसको मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ, जिसको मैं चेक करने जा रहा हूँ, वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। और नल हाइपोथेसिस को हम हमेशा जो है वो डिनोट करेंगे एच नॉट से, यानी कि जीरो जो है वो आपके पास यहाँ पे सब्स्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है नल हाइपोथेसिस की। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि वो स्टेटमेंट जो कि आप वेरीफाई करने जा रहे हैं, जिसको आपने चेक करना है, उसको हम उस स्टेटमेंट को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमेशा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा एग्जैक्ट रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट रिलेशन से मेरे क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहूँ कि जो मीन है वो इक्वल टू जीरो, यानी कि यू म्यू, यहाँ पे मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ, और मैं म्यू इज इक्वल्स टू 10। तो जो इक्वल टू है ये कहलाता है एग्जैक्ट रिलेशन। नॉन एग्जैक्ट रिलेशन या अनइक्वल रिलेशन क्या होगा, जिसमें ग्रेटर देन आ जाए, मैं कहूँ कि मीन जो है वो ग्रेटर देन 10 है, या मीन जो है वो लेस देन 10 है, या मीन जो है वो नॉट इक्वल टू 10 है, तो वो नल हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा बल्कि वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि अगर ये चीज, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो फिर ट्रू क्या होगा, वो जो दूसरी स्टेटमेंट है जो उसके अपोजिट स्टेटमेंट होगी वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है ना। तो अब अगर म्यू मैं कह रहा हूँ कि इक्वल टू 10 है, ये मुझे चेक करना है, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। इसके अगेंस्ट कह सकते हैं कि म्यू 10 के बराबर नहीं हो सकता, म्यू नॉट इक्वल टू 10 नहीं, उसके अपोजिट रिलेशन होगा। अगर 10 के बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, वो उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो आप चेक करना चाह सकते हैं कि म्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, और क्या चेक कर सकते हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं कि सिर्फ आप चेक करें कि म्यू जो है वो लेस देन 10 हो, या इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 10 हो। म्यू जो है वो नॉट, यानी दो, अब जो नॉट इक्वल टू 10 है ये टू टेल टेस्ट कहलाता है, यानी कि इसमें आप दोनों चीजें चेक करेंगे, लेस देन मोर देन, दोनों चीजें चेक करेंगे। ये जो ग्रेटर देन और जो लेस देन है ये कहलाते हैं वन टेल टेस्ट। देखिए जब आप म्यू ग्रेटर देन 10 को देख रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि कम है या नहीं, या अगर म्यू लेस देन 10 को चेक करें तो आप ये नहीं देखेंगे ग्रेटर देन है या नहीं है। लेकिन इसलिए इसे बोलते हैं एक साइड चेक करेगा, ये ग्रेटर देन की साइड चेक करेगा, ये लेस देन की साइड को चेक करेगा। और जब आप नॉट इक्वल टू 10 कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो उसमें फिर आप दोनों चीजों को चेक करते हैं, ग्रेटर देन भी और लेस देन भी, तो इसलिए टू टेल टेस्ट कहलाता है। अच्छा, अब ये बताता हूँ कि ग्रेटर देन लेस देन कब होगा, कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा।
जैसे अभी आपको जो सिनेरियो गिवन होगा उससे आपको पता चलेगा कि जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, या नॉट इक्वल टू। अब जैसे मैं कहूँ कि एक फर्म है, वो सीरियल जो है वो उसने एक मशीन ली हुई है, जो मशीन क्या करती है कि वो हो सकता है कि सर्फ जो है वो भरती है बॉक्स के अंदर या किसी भी थैली बैग के अंदर, प्लास्टिक बैग के अंदर 1 किलो जो है वो सर्फ भरती है, उसको आपने सेट किया हुआ है। अच्छा, अब आप ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये मशीन जो है वो 1 केजी से कम भर रही हो? अच्छा, अब 1 केजी से अगर कम आपने चेक करना है, तो थोड़ा अब ज़्यादा भर रही है, उस पे आपको कोई कंसर्न नहीं है। बस आप कह रहे हैं कि मैं ये पता करने जा रहा हूँ कि क्या ये कम तो नहीं भर रही, हो सकता है मेरे कस्टमर जो वो खराब हो, और अगर मैं कम भर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप लेस देन 10 आप क्या चेक करेंगे, म्यू इज़ लेस देन 1 केजी, और नल क्या होगा, म्यू इज़ इक्वल टू 1 केजी। तो अब आपको इससे कोई कंसर्न नहीं कि वो ज़्यादा भरे तो भरे, अगर, तो आप उसको चेक ही नहीं करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है कि आप ये चेक करें कि कहीं ज़्यादा तो नहीं भर रही हो, मेरा नुकसान हो रहा हो, ज़्यादा मटेरियल जा रहा है, कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कम भर रही हो तो कोई मसला नहीं है, कम भरती रहे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं भर रही है, तो फिर मैं वहाँ पे चेक करूँगा म्यू इज़ ग्रेटर देन 1 केजी, तो फिर मैं लेस देन को पे फ़ोकस नहीं करूँगा, उसको छोड़ दूँगा। अच्छा, अब अगर मुझे ये पता करना हो कि नहीं, मेरी दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ना वो कम भरे, ना मशीन ज़्यादा भरे। तो अगर कम भर रही है तो मेरे कस्टमर खराब हो रहे हैं, ज़्यादा भर रही है तो मेरे जो है वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो मैं दोनों चीज़ें चेक करना चाह रहा हूँ कि ना कम भरे ना ज़्यादा भरे, तो फिर मैं म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1 केजी को चेक करूँ, ठीक है? तो ये जब आपके पास क्वेश्चन्स जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट सिने यहाँ ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपको ग्रेटर देन चेक करना है या लेस देन चेक करना है या नॉट इक्वल टू चेक करना है। तो वो सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो से जो हम ये डिसाइड करेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ठीक है ना? तो वन टेल टेस्ट वो आपको मैंने बता दिया कि वो 2 होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, वो दोनों वन टेल टेस्ट का, तो उसमें से आप एक साइड चेक करते हैं। और अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू है, तो फिर आप उसमें दोनों साइड्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ये क्लियर हुआ होगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर जो है वो वहाँ पे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ जो कि कहलाती है एरर। तो एरर जो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता है टाइप 1 एरर और दूसरा कहलाता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो ये मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चार्ट जो है वो बुक में भी बना हुआ है। H नॉट, ये null hypothesis is true और null hypothesis is false। और ये आ गया false except H नॉट, और ये आ गया false reject H नॉट। अच्छा, अब देखो जरा, दो, जब आपके पास जब आप H नॉट आपने कुछ जो assumption बिल्डअप किए कि जो एवरेज वेट है जो मशीन फिल कर रही है वो 1 केजी है, ठीक है, आपकी assumption है, आपने उसको सेट किया हुआ है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1 केजी। अगर वो सही, या तो वो सही होगा, यानी कि एच नॉट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, या एच नॉट फॉल्स होगा। ये दो सिचुएशन, इसके अलावा तो कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती ना। अगर एच नॉट सही है या एच नॉट गलत है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। अच्छा, अगर एच नॉट ट्रू है और आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एच नॉट सही था रियलिटी में, और आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब क्या, कोई एरर नहीं हुआ, आपने सही चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका डिसीजन करेक्ट था और यहाँ पे कोई एरर आपसे कमिट नहीं हुआ।
लेकिन अगर एच नॉट ट्रू था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, मतलब आपने टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट परफॉर्म करने का आपका डिसीजन क्या हुआ कि एच नॉट आपने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि वो ट्रू था। तो आपने गलत, यानी कि वो मशीन 1 kg ही भर रही थी, लेकिन टेस्ट से आपको, आपने जो डिसीजन लिया वो आपने क्या लिया कि आपने अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, ये एरर हुआ। ये एरर जो कहलाता है टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और ये कहलाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अल्फा कहलाता है और इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, बताता है कि आपको एरर बताता है, चांस ऑफ एरर। किस चीज का एरर है कि आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया जिस वक्त वो ट्रू था, एच नॉट ट्रू था, लेकिन आपने डिसीजन क्या लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन था। ये एरर जो है वो टाइप 1 एरर कहलाता है। ये आपको गिवन होगा कि आप 5% के ऊपर या 10% के ऊपर चेक करें कि आपका एच नॉट ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे आप वो चेक कर रहे होंगे, जब अपने आप एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे होंगे या एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एरर का चांस है वो 5%, यानी कि 5% इस बात के चांस हैं कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर दें जबकि वो ट्रू हो। अच्छा, अब अगर एच नॉट फॉल्स था, गलत था, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक गलत स्टेटमेंट की मतलब मशीन 1 kg सर्फ नहीं भर रही थी बल्कि वो कम या ज्यादा भर रही थी, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं वो 1 kg भर रही है, तो यहाँ पर अब आपसे दोबारा आपने गलत डिसीजन लिया और आपसे एरर हुआ। ये एरर कहलाता है टाइप 2 एरर, ठीक है, टाइप 2 एरर। और इसको आप नोट करते हैं बीटा से, ठीक है ना। तो टाइप 2 एरर क्या है कि आपने एच नॉट जो कि गलत था, जो आपकी अजम्पशन थी वो सही नहीं थी, मशीन 1 kg वेट नहीं भर रही थी, लेकिन आपने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये जो है वो टाइप 2 एरर, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। अच्छा, अगर एच नॉट फॉल्स था और आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपने सही डिसीजन लिया, तो यहाँ पे आपसे कोई भी एरर नहीं हुआ, ये कहलाता है नो एरर। अच्छा, अब हमारा काम ये होता है कि हम टाइप जो एरर है इसको रिड्यूस करें, टाइप 1 टाइप 2 एरर। तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी वो ये कि जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते चले जाते हैं, अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया है सिर्फ 100 बैग्स का, तो अब आप 10,000 बैग्स का सैंपल कलेक्ट करें, तो वो जो आपके एरर के चांसेस हैं वो आपके रिड्यूस होते चले जाएंगे। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि सैंपल साइज को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपके पास सैंपल इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड होती है और आप सैंपल को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो वो आप क्या करते हैं कि आप फिक्स कर लेते हैं कि टाइप 1 एरर क्या है। तो जब आप टाइप 1 एरर को जब आप फिक्स कर लेते हैं और फिर आप जो है वो उसको चेक करते हैं कि टाइप 1 है, मैंने कहा कि आपको धीरे धीरे आप फिक्स कर लेंगे कि 5% एरर है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको आप फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि 5% एरर का चांस है वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि एच नॉट ट्रू हो और आप उसको रिजेक्ट कर दें, तो कोई मसला नहीं है, इस बात का चांस है। अगर 5% तो ठीक है, तो हम 5% के ऊपर अपने हाइपोथेसिस को चेक कर लेंगे और बीटा को जो फिर हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रियलिटी में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, ये जो मेथड है वो ये कहता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर दोनों मिनिमाइज होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप नहीं इसको इंक्रीज कर सकते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, बल्कि आपको गिवन होंगी, तो फिर आप क्या करते हैं, आपको टाइप 1 को आप फिक्स कर लेते हैं
कि बस ठीक है, और टाइप 2 एरर को फिर आप इग्नोर कर देते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और आप फिर अपने हाइपोथेसिस की को चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास गिवन होगा कि टाइप 2 एरर जो वो अनस्पेसिफाइड है और गिवन नहीं है, फिक्स कर लेंगे आप टाइप 1 एरर को, और इस एरर के ऊपर जो फिर आप अपने स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। अच्छा, ये आपके पास हमने टाइप 1, टाइप 2 एरर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो टाइप 1 एरर है यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये क्या कहलाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके बाद आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक वैल्यू है जो कि आप सैंपल से कंप्यूट करेंगे, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से जो फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होंगे हमारे पास, वो हम जेड भी यूज करते हैं, और जेड टेस्ट, और टी टेस्ट भी होता है, और का स्क्वायर टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये तीन जो है वो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो यूज होती है, जो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ पर हम इसके फॉर्मूलाज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट यानी कि आप सबसे पहला स्टेप, अब हाइपोथेसिस के स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, नन हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकंड स्टेप पे जो है वो आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट लिखेंगे। थर्ड पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को फिक्स करेंगे कि 5% या 10% या 1% या 2%। फोर्थ स्टेप में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब वो जेड है, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट्स डिसाइड करती हैं कि जेड टेस्ट यूज होगा या टी टेस्ट यूज होगा या का स्क्वायर टेस्ट यूज होगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये स्टेटमेंट ऐसी है, इस स्टेटमेंट, जब ऐसी स्टेटमेंट होंगी तो वहाँ पे हमने जेड टेस्ट यूज करना है, जब ये स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे हम टी टेस्ट यूज करेंगे, और जब ये स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे हम का स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो वो जब हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे तो उसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। वैसे भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जब भी हमसे कहा जाए कि आप एवरेज को चेक करें कि क्या किसी पॉपुलेशन का एवरेज इस एक किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर है या नहीं है, यानी कि मैं कहूँगा चेक करो कि जो मीन या एवरेज मार्क्स हैं वो क्लास के 100 के बराबर है या नहीं है। तो जब भी हम एवरेजेस को चेक करते हैं तो वहाँ पे हम जेड और टी टेस्ट यूज करते हैं। अच्छा, जेड टेस्ट यूज होगा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 30 होंगी, और टी टेस्ट यूज होगा जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30 होंगी। का स्क्वायर टेस्ट यूज होता है जब आप गुडनेस और फिटनेस चेक करते हैं। गुडनेस और फिटनेस का मतलब ये कि जब आपके पास दो वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल कैटेगरी वेरिएबल दो। ठीक है, ये याद रखना, जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप वेरिएबल होते हैं, जैसे एज है, सॉरी जेंडर है, जेंडर में मेल और फीमेल है, तो ये ग्रुप वेरिएबल है। ठीक है ना, और मैं कहूँगा कंसल्टेंट है डॉक्टर, वो दो डॉक्टर्स हैं, मेल और फीमेल। तो क्या मेल पेशेंट प्रेफर करते हैं मेल डॉक्टर से कंसल्ट करना, और क्या फीमेल पेशेंट प्रेफर कर रही हैं फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट करना? अगर आपको ये चेक करना है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है दो ग्रुप वेरिएबल के दरमियान में, तो इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आप का स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ग्रुप वेरिएबल ना हो बल्कि कंटिन्यूस वेरिएबल हो, जैसे मैंने कहा ना, एवरेज मीन, एवरेज वेट है, एवरेज हाइट है, एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज इनकम है, ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल अगर आपके पास होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और उसके आपको एवरेजेस को चेक करना है कि वो एवरेज एक सर्टेन नंबर के बराबर है या नहीं है, तो वहां पे फिर आप जेड और टी टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। जेड जो आप यूज करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन 30 होंगे, और टी टेस्ट आप उसको यूज करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30 होंगे।
तो जब आपका तो वहां से ऐसे एक फॉर्मूला होगा जेड का भी टी का भी का स्क्वायर पे, जो हम वो ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फॉर्मूला मैं आपको वहां पे बता दूंगा। अच्छा, जब आप टेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप एक क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करेंगे। ये जो क्रिटिकल रीजन है, ये आप करेंगे टेबल से। जैसे z की वैल्यू जो तो आपने कैलकुलेट की होगी यहाँ पे, फिर आप z की वैल्यू टेबल से मालूम करेंगे और फिर आप बताएंगे कि ये क्रिटिकल रीजन है। तो और क्रिटिकल रीजन बताएगा कि अगर वो वैल्यू आपकी z की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही होगी, जैसे आप h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपकी वो वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं कर रही है, बल्कि वो अगर एक्सेप्टेंस एरिया में लाई कर रही है, तो फिर आप अपने h नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन ले लेंगे बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीजन कि आपका कंक्लूजन क्या था, एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो आपके यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरे में आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, तीसरे में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएंगे क्या है, फोर्थ में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ में आप क्रिटिकल रीजन डिटरमिन करेंगे क्रिटिकल रीजन क्या है, और सिक्स में जो आप फिर कंक्लूजन लिखेंगे कि आपने अपने एच नॉट को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेप्स डिटेल में बता दिए। अब मैं यहाँ पर जो वो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सारे स्टेप्स पता चलेंगे कि हमने ये स्टेप्स किस तरीके से परफॉर्म किए। तो मैं आपको बता दूं ये तमाम स्टेप्स बुक में पेज नंबर 405 के ऊपर मौजूद है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। और जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि पेज नंबर 407 पर मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 407। अच्छा, अब वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बुक आपके पास मौजूद होनी चाहिए और वो मैं रीड करूँ, आपके पास बुक होगी, उसको आप देखें और मैं आपको यहाँ से उसके साथ डेटा कंपाइल करता रहूँगा। तो मैं रीड कर रहा हूँ, कह रहा है a machine is set to fill cereal boxes with a mean weight of 500 grams of cereal per box. The standard deviation is known to be 25 grams. A random sample of 100 filled boxes is taken and the mean weight of cereal per box is computed as 504 gram. Is there reason to believe that machine is overfilling the boxes? Use alpha is equal to 0.05। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से हमें इंफॉर्मेशन पिक करनी है। मतलब देखो, पहली स्टेटमेंट में जो वो मीन वेट बता रहा है 500 ग्राम्स, यानी कि एक मशीन को आपने सेट किया है कि वो बॉक्स के अंदर 500 ग्राम सील भरे, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है 25 ग्राम। अच्छा, अब जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें जो वेरिएशन आ सकती है वो 25 ग्राम से आ सकती है, लेकिन 25 ग्राम ज्यादा हो सकता है, 25 ग्राम कम हो सकता है, ये उसमें वेरिएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि गिवन है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे नोट करना कि जो 500 ग्राम जो मीन है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन 25 ग्राम का जो वेरिएशन है, ये कितने सील बॉक्स का ये नहीं बता रहा। इसका मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है पॉपुलेशन की, देखिए इसने ओवरऑल बात की है। इसने ये नहीं कहा कि 10 डब्बों का या 50 का या 100 का या 150 का या 1000 का, बल्कि उसने कहा कि जो मशीन है वो सेट की गई है 500 ग्राम पे और वेरिएशन जो है वो 225 ग्राम की हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है ये पॉपुलेशन की है। तो मैं यहाँ पे इसमें डेटा मैं यहाँ पे जब कंपाइल करूंगा तो मैं यहाँ पे ये मीन एक्स बार नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ मुझे पता है कि पॉपुलेशन मीन गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा म्यू इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 500। ठीक है, और उसके बाद मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल जो है वो सिग्मा है। वो सिग्मा का हम
ढूंढते हैं कि कहाँ है। ये है उल्टा निशान। ये रहा सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा जो है वो हमारे पास गिवन है 25। ठीक है, ये पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 फिल्ड बॉक्सेस इज टेकन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन कितने होंगे आपके पास? 100 का आपने सैंपल लिया और उसका जो मीन वेट आया है वो आया है 504 ग्राम। ठीक है, तो जो एक्स बार है, हम ये बार में यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, आपको इसको आप एज्यूम कर लेंगे इस पे बार लगा हुआ है, एक्स नहीं है, एक्स बार है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्स बार, यानी कि मीन, ये सैंपल का मीन है और ये कितना गिवन है 504, 100 जो सैंपल लिया उसका जो मीन वेट आया वो 504 आया। कह रहा है इज देयर रीजन टू बिलीव दैट मशीन इज ओवरफ्लिंग द बॉक्सेस। कह रहा है क्या हम इस बात पे बिलीव कर लें कि मशीन जो है वो ओवरफिल कर रही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ओवरफ्लिंग, नहीं ये नहीं चेक करना है कि वो कम तो नहीं भर रही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम जो है वो इसके नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, अच्छा अब लेवल ऑफ कह रहा है यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो जो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे आपके पास गिवन है 0.05% एरर का चांस है, जो कि आप लिख सकते हैं 0.05। तो अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 जब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये आपने डेटा बना लिया, किसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन होगा आप उसका डेटा बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये लिखना जरूरी नहीं है, बस आप हेडिंग डाल दें नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, एच नॉट इज इक्वल, अच्छा अब देखो जो पॉपुलेशन की जो मीन आपने एज्यूम किया है, तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मीन है वो कितना है 500, वो आपका एच नॉट होगा। नल हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज इक्वल टू 500, एग्जैक्ट रिलेशन। अच्छा अगर नहीं भर रहा होगा तो ज्यादा भर रहा होगा, क्योंकि वहां पे आपको मेंशन किया है ओवरफ्लिंग चेक करनी है आपने, कम करे वो नहीं चेक करना। तो अब आप लिखेंगे स्टेप नंबर 2 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप शो करते हैं एच ए से, हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 500। ठीक है,
तो ये जो आप कहेंगे कि अगर आपने ग्रेटर देन क्यों लिया, तो देखो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में गिवन है, इज देयर रीजन टू बिलीव दैट मशीन इज ओवरफिलिंग द बॉक्सेस। ओवरफिलिंग चेक करनी है, अंडर कम भर रही है, अंडर फिल कर रही है, इस चीज को आपको चेक नहीं करना। स्टेप नंबर 3, आपके पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो आपके पास अल्फा है यानी कि टाइप 1 एरर, वो आपके पास बराबर है 0.05 की। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 जो है वो आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल है, आपको एवरेज चेक करना है एक वेरिएबल का जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 100 है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो यहाँ पे आप जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे Z। ठीक है, तो Z का जो फॉर्मूला है वो बराबर होगा x बार। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं है कि मैं उसके ऊपर x के ऊपर बार लगाऊं, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बार लिख रहा हूँ। आप इसे पेंसिल से लिखेंगे तो x के ऊपर बार कर दें, और अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। तो x बार में से आप माइनस करेंगे म्यू, म्यू, और इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ म्यू को डिवाइड नहीं करना, इसलिए मैं आपसे मिस्टेक ना हो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ कि पहले आपने x बार में से माइनस करना है म्यू को, और फिर अब आप इसको डिवाइड करेंगे, सिग्मा को डिवाइड करेंगे अंडर रूट एन से। तो सिग्मा यहाँ पे गायब है, ये आ गया सिग्मा, और इसको आप डिवाइड करेंगे अंडर रूट एन से। ठीक है, अंडर रूट, अंडर रूट यानी कहाँ पे मिले, हम ये ना सिंबल यूज कर लेते हैं, अंडर रूट एन। ठीक है ना, तुम लोग देख लेना, इसको ढूंढ लेना अंडर रूट कहाँ पर है, तो उसको वहां ऐसे पुट कर लेना। ये काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला जो है ना ये मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ ताकि उससे, तो हम एक इक्वेशन के थ्रू उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमें रूट मिल जाएगा, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, और z इज इक्वल्स टू, अब मैं ये फ्रैक्शन में लिखना है, मैं ये फ्रैक्शन ले लेता हूँ, और न्यूमरेटर में आएगा x बार, x ब्रैकेट में बार माइनस म्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ये आपके पास रूट एन। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया।
ये आपके पास z कैलकुलेटेड का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू x बार की वैल्यू आपके पास डेटा में गिवन है, x बार आपके पास है 504 और म्यू है 500, तो हो जाएगा 504 माइनस 500 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू जो गिवन है पास 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100। कॉपी कर लेते हैं, अंडर रूट 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। z500 ये आपके पास आ जाएगा 4 और इसको आप डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड बाय 100 से, तो पूरा जो आपके पास आंसर होगा सॉल्व करने के बाद वो z की वैल्यू आ जाएगी 1.6। ये आपके पास वैल्यू है z कैलकुलेटेड की। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट में लिख देता हूँ, आपको पता हो कि ये z की कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। इसकी आपका 4 हो गया। अब आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 में करेंगे क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो क्रिटिकल रीजन में आप एक बेल शेप डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। डायग्राम हम कहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है। ये मैंने बेल शेप डायग्राम ऐसे मैंने इसको कंप्यूटर पर ड्रॉ किया। आप हाथ से ड्रॉ करेंगे तो वो बेल शेप डायग्राम आप क्लियरली ड्रॉ कर सकेंगे। और ये ठीक है। अब आपने करना है z की टेबल की वैल्यू देखनी, तो कैसे जो आपके पास जो क्रिटिकल रीजन सॉरी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या है 0.05। तो आप टेबल पे जाके 0.05 पे z की वैल्यू को चेक करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास आएगी 1.65। ये आएगी आपके पास टेबल की वैल्यू, ठीक है। तो टेबल पे ये कैसे रीड करते हैं, हमने एस्टिमेशन जब हम पढ़ रहे थे मैंने वहां पे आपको क्लियरली बताया था। z टेबल पे जाओगे 0.049 पे देखोगे तो वो 1.6 होगा, ऊपर 0.05 होगा तो 1.65 हो जाएगी। ये आपके पास आ गई z की टेबल की वैल्यू, z टेबुलेटेड कहलाती है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.65 अच्छा अब देखो ये चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो उससे आपको कंसर्न नहीं है, आपने यहाँ पे प्लस में ही लिखना है। अच्छा अब आपने देखना है कि जो आपके पास
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो था ग्रेटर देन, तो ये साइड होती है ग्रेटर देन की, ये साइड होती है लेस देन की, ठीक है। तो आपने ग्रेटर देन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ग्रेटर देन की साइड के ऊपर कहीं पर भी अंदाजे से आप एक लाइन जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो एरिया है, यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूं, ये आपने या ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है क्रिटिकल एरिया, ठीक है। अगर अब जो आपके पास जो Z कैलकुलेटेड जो आपके पास आई थी, यानी कि 1.6, अगर वो इस एरिया में लाई कर रही होगी तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर वो इस एरिया से पहले है, ये एक्सेप्टेंस एरिया है, पूरा एरिया, यानी कि जो आपने क्रिटिकल लाइन जो ड्रॉ की है, यानी कि Z की टेबल की वैल्यू से आपने लाइन ड्रॉ की है, इससे पहले वाला जो एरिया है ये एक्सेप्टेंस एरिया है और ये रिजेक्शन एरिया 5%, ये 5% एरिया। तो अगर Z की वैल्यू इस एरिया में आएगी तो आपने H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अगर इसमें एरिया में आएगी तो अपने H नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो आपके पास Z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 1.6 है, तो 1.6 1.65 से पहले है, कहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस एरिया में लाई कर रही है, इसलिए आप अपने H नॉट को एक्सेप्ट कर देंगे और HA को रिजेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख लें, ये आपका लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आप लिखेंगे द वैल्यू of Z calculated here fall in acceptance area therefore we accept H naught, that is the एक्सेप्ट H नॉट का मतलब क्या है कि मशीन कितना भर रही है 500, द मशीन इज नॉट ओवरफ्लिंग द बॉक्सेस। ठीक है, मशीन यानी कि ओवरफिल नहीं कर रही है बल्कि वो 500 ही भर रही है। ये हमारे पास जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंप्लीट हो गई और हमने अपने H नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है पेज नंबर 408 के ऊपर, ये अभी आप पेन और अपने कॉपी के ऊपर सॉल्व करें, और इसके लिए मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ। 15 मिनट में आप इसको चेक सॉल्व करें, तो फिर मैं इसके बाद आपका अगला सेशन जो है वो स्टार्ट करूँ। उस क्वेश्चन को आप पढ़ें, पढ़ने के उसका डेटा बनाएं, डेटा बनाने के बाद अच्छा वो होगा नहीं हमसे क्योंकि वो 2 टेस्ट है, उसको छोड़ो, एग्जाम्पल नंबर 2 छोड़ो, बल्कि तुम सॉल्व करो एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, वो 1 टेस्ट है, उसका डेटा बनाओ, नल हाइपोथेसिस लिखो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखो, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ड्रॉ करो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ड्रॉ करने के बाद जो वो उसका Z की वैल्यू कैलकुलेट करो,
और क्रिटिकल एरिया ड्रॉ करो और उसको कंक्लूड करो, ठीक है। तो ये जो है वो मैं यहाँ पे अब इस सेशन को जो है वो एंड कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में से 40 मिनट्स सेशन एक्सीड हो गया है। तो अगर ये देखते हैं कि अगर ये 1 घंटे का सेशन बन गया है तो फिर ये पूरा लेक्चर ही हो गया है। मैं फिर आज जो वो दूसरा सेशन आपको नहीं भेजूंगा। और अगर ये पूरा 80 मिनट्स नहीं होते, 40 मिनट से 2 सेशन देना है, अगर ये पूरे 80 मिनट्स नहीं कंप्लीट हुए तो फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन भी वो सॉल्व करा दूंगा। अब तो ये डिपेंड करता है कि ये लेक्चर कितने मिनट्स का है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट सेशन हो तो नेक्स्ट सेशन में अगला सवाल सॉल्व होगा, फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।